कि प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है, ये आपको आंसर करना है। सामान्य तौर पर बात करें कि प्रगतिवादी कवियों में किन किन का नाम आता है, तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है, ये आपके प्रगतिवादी कवि हैं। रामविलास शर्मा का आता है, नागार्जुन का आता है, रांगे राघव का आता है, शिव मंगल सिंह सुमन का आता है और त्रिलोचन का आंसर आता है। यानी कि प्रगतिवादी कवियों में मुख्य रूप से जो प्रगतिवादी रहे हैं, हमारे 6 लेखक जो प्रगतिवादी रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन, इनके नाम प्रगतिवादी कवियों में आते हैं। तो विकल्प बी और विकल्प डी दोनों ही प्रगतिवादी लेखक हैं मुख्य रूप से। अब विकल्प का और विकल्प गा बच रहा है। तो अब क्योंकि मुक्तिबोध जो हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं, मुख्य रूप से जो हैं वो प्रयोगवादी कवि रहे हैं, प्रगतिवादी मुख्य रूप से नहीं रहे हैं। लेकिन इन्होंने, जो मुक्तिबोध जी हैं, इन्होंने प्रयोगवादी के साथ साथ कुछ प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी हैं। मैंने कई बार बताया है कि प्रयोगवादी कवियों का नाम प्रगतिवादी कवियों में भी रखा जाता है। तो मुक्तिबोध का नाम क्योंकि प्रयोगवादी में आता है, अतः ये प्रगतिवादी भी माने जाएंगे। लेकिन नलिन बिलोचन शर्मा 236 का विकल्प सी जो है, नलिन बिलोचन शर्मा, ना तो ये प्रगतिवादी हैं ना ही ये प्रयोगवादी हैं, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए, तार सप्तक के कवि कौन है, प्रश्न नंबर 237 का आंसर करिए। तो ये भी हमने आपको पहले बताया हुआ है, आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज कि तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी, इसलिए उसको तार सप्तक, सप्तक यानी 7 वाला, तो इसलिए उसको तार सप्तक कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से ही ध्यान होंगी। और तार सप्तक के जो कवि हैं उनमें हम जो है वात्स्यायन अज्ञेय जी का नाम देखते हैं। ये उसके जनक रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं, संपादन रहे, कुछ संपादक रहे, कुछ भी कहिए, यानी कि उसका जो प्रमुख रूप से जो कार्य किया है तार सप्तक के लिए वो किया है अज्ञेय जी ने। प्रश्न नंबर 237 का विकल्प ए, अज्ञेय जी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 237 का विकल्प ए, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। ये चीज सभी से बन जाना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। 238 के लिए आंसर करेंगे, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक थे, विकल्प बी, बिल्कुल अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक थे। बार बार बता रहे हैं, आप नोट डाउन करके रखिए। प्रथम तार सप्तक 1943, द्वितीय तार सप्तक 1951, तृतीय तार सप्तक 1959। तीनों ही तार सप्तकों में 8-8 वर्ष का गैप देखने को मिलता है, 8 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित हुए हैं। और चतुर्थ जो था वो 20 वर्ष के अंतराल में था। 1959 के बाद 1979 में चौथा तार सप्तक आया था। तो इन चीजों को नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, दूसरे सप्तक के कवि कौन है? तो यदि आपको यहाँ पर नाम जो ज्यादा ध्यान में रखकर चलने हैं दूसरे सप्तक से, वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। प्रश्न नंबर 239 का विकल्प डी बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको धर्मवीर भारती का नाम याद रखना है और नरेश मेहता का नाम याद रखना है। धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं जिनकी रचनाएं दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई। और अगर कोई भी पूरे नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दूसरा तार सप्तक डालकर लिखिए आप भवानी प्रसाद मिश्र। 7 कवि हैं आपके दूसरे तार सप्तक के, सप्तक यानी कि 7 कवि। तो भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती, इन 7 कवियों की रचनाएं आपके दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं। तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की है? चलिए, अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आंसर कर दीजिए। कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की है? प्रश्न नंबर 240 के लिए आंसर करेंगे। बिल्कुल, तो अंधा योग विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर है अंधा योग, धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन थे? सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन थे? प्रश्न नंबर 241 का आंसर करेंगे। तो इनकी एक बार रचनाएं देख लेते हैं, अज्ञेय जी की रचनाएं नोट करेंगे। इनकी रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, सुनहरे सैबाल, भग्न दूत,
अरे ओ करुणा प्रभामय, बावरा अहेरी, ये सभी रचनाएं आप नोट करके रखेंगे। अज्ञेय जी के नाम से, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के नाम से, ये सभी रचनाएं आप नोट करके रखेंगे, जितनी भी रचनाएं हमने आपको बताई हैं। और इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। इनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम भी लिख लेंगे आप। सैनिक, अंग्रेजी त्रैमासिक वाक, विशाल भारत और प्रतीक, इन पत्रिकाओं का संपादन भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है। तो इनको भी आप नोट करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि सर इतना सारा डीप क्यों पढ़ा रहे हैं। अज्ञेय जी बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रखते हैं। अभी आप देख रहे होंगे लास्ट के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, इन सभी में हमें अज्ञेय जी के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर प्रश्न अज्ञेय जी से संबंधित देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अज्ञेय जी का योगदान बहुत ज्यादा है। जो बाद का हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर हम आधुनिक की बात करें, जो ज्यादातर कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है, तो यहां से बहुत सी चीजें आती हैं। तो सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय जी। विकल्प बी, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो रामचरितमानस के आप लोग जानते हैं, जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। साकेत के मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पद्मावत के जो रचयिता हैं वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और यामा की रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। अब आपको ये बताना है कि कौन सा महाकाव्य नहीं है, प्रश्न नंबर 242 के लिए। तो देखिए रामचरितमानस आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। साकेत भी आपका जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसके बारे में भी सभी लोगों को पता है कि साकेत भी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और साथ ही साथ अगर हम पद्मावत की बात करें, तो जो पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, ये भी उनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर जो रचना बचती है यामा, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी, यह एक महाकाव्य नहीं है। जितने भी लोगों का विकल्प सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। विकल्प सी जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 243 का आंसर करिए। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी है? तो देखिए नई कविता को जो है प्रयोगवाद का नया सीजन कह सकते हैं, नया संस्करण कह सकते हैं। मतलब कोई भी चीज जब थोड़ा बहुत संशोधित होकर आगे बढ़ती है तो वही चीज कहा गया है कि प्रयोगवाद ही था ये चीज। नई कविता भी प्रयोगवाद थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक थोड़ा सा न्यू लुक था, नया लुक। जैसे आप अगर देखते हो कि फोन वगैरह के भी अपडेटेड वर्जन होते हैं, कभी कोई फोन आता है उसी सेम चीज में नए लुक में चीजें आ जाती हैं। या कोई भी चीज है, अगर आप खाने की मान लीजिए अगर कोई बिस्किट भी ले रहे हैं खाने का, तो हो सकता है साल 2 साल बाद उसका जो रैपर होता है, उसकी जो पॉलीथिन होती है ऊपर जिसमें बिस्कुट रैप रहता है, वो चीज कई बार आपको चेंज लगती है, नया संस्करण देखने को मिलता है, संशोधित चीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यही चीज थी आपकी प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित। था तो वो प्रयोगवाद ही, लेकिन थोड़ा सा उसका नया संस्करण था, थोड़ा संशोधित रूप था। एक नया लुक जब प्रदान किया गया प्रयोगवाद को, तो उसको बोला गया नई कविता। तो यहां पर जितने भी लोग प्रश्न नंबर 243 के लिए विकल्प सी आंसर कर रहे हैं अज्ञेय जी के लिए, एकदम सही है। अज्ञेय जी ने ही प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है नई कविता, क्या है प्रयोगवाद। तो वही चीज है, प्रयोगवाद का ही एक नया संशोधित रूप, एक नया अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं आप, कि एक नई चीज अपडेट होकर आई, नया वर्जन बन के आई, तो वो चीज प्रयोगवाद से नई कविता बन गई। तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है अज्ञेय जी ने। प्रश्न नंबर 243 का विकल्प सी अज्ञेय बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए अभी जिन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा होगा, सुना होगा, उनको पता होगा कि अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। थोड़ी ही देर पहले हमने चर्चा की है। प्रश्न नंबर 244 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है कि इनको आंगन के पाल द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आंगन के पाल द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आंगन के पाल द्वार के लिए। और इनको
कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? प्रश्न नंबर 244 का विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए? प्रश्न नंबर 244 का विकल्प का एकदम सही है। अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए? अब मान लीजिए प्रश्न थोड़ा सा पैटर्न बदलकर यहां पर यह पूछ लिया जाता, अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है किस रचना के लिए? तो आपका आंसर बदल जाता, आंगन के पार द्वार हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझकर चलना है, कॉपी में नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता का आरंभ बताना है आपको कि कब से माना जाता है। विकल्प सी 245 का विकल्प सी 1951 बिल्कुल सही है। 1951 से ही नई कविता का समय माना जाता है। 1951 के बाद की जो रचनाएं हुई हैं उनको नई कविता युग की रचनाएं कहा जाता है। 1951 245 का विकल्प सी बिल्कुल। नौका विहार कविता अवतरित है, विकल्प सी एकदम सही है। पल्लव से ली गई है नौका विहार। प्रश्न नंबर 246 का विकल्प सी सही हो जाएगा, पल्लव से ली गई है नौका विहार, एकदम सही। चलिए बिल्कुल पल्लव से ही संबंधित है, इसको आप नोट करके रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्यापति कवि हैं किस काल के कवि हैं? विद्यापति, ये आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर 247 के लिए आंसर करेंगे, विद्यापति किस काल के कवि हैं? बिल्कुल आदिकाल, विकल्प सी। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, विकल्प सी। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है? 248 के लिए आंसर करेंगे, बिल्कुल विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 248 के लिए विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना कौन सी है? बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। विकल्प सी प्रिय प्रवास, सभी को जानकारी है, विकल्प सी प्रिय प्रवास। बाकी साकेत पल्लव के बारे में आप लोग जानते हैं कि किसकी रचनाएं हैं, तो ज्यादा आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, बार बार आप लोग सब लोग इतना समझदार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, एकदम सही। प्रश्न नंबर 249 का विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम छायावाद के प्रवर्तक की बात करें तो देखिए चारों स्तंभों को रखा गया है और सबसे पहले नाम जो आता है प्रसाद जी का आता है, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। तो जो अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान देखें प्रवर्तक के रूप में, प्रश्न नंबर 250 के लिए आप जो आंसर करेंगे विकल्प बी करेंगे, बिल्कुल जयशंकर प्रसाद जी को ही प्रवर्तक माना जाता है। अगर जयशंकर प्रसाद जी नहीं होता, कोई अन्य नाम होते, तो फिर आपको छायावादी युग के चार स्तंभों को ही देखकर आंसर करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चारों स्तंभों को रखा गया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर जब महत्वपूर्ण योगदान के लिए कहा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम आएगा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा में सबसे पहले जो नाम आता है वो प्रसाद जी का आता है। प्रश्न नंबर 250 का विकल्प बी आंसर हो जाएगा। चलिए और अब ये अंतिम प्रश्न का आंसर करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्रदान किया गया था? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, रेणुका पर या हुंकार पर? प्रश्न नंबर 251 के लिए आंसर करिए, बिल्कुल विकल्प बी उर्वशी पर। पहले भी हमने चर्चा की हुई है तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद कर आंसर कर सकते हैं। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है।